नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 13 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। एक एक करके आपको बताएंगे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक बन सकते हैं ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री, बोरिस जॉनसन को भी पछाड़ा। जी हाँ, इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट, अमेरिका में लहराएगा तिरंगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर टाइम्स स्क्वायर पर सबसे बड़ा राष्ट्र ध्वज फहराएंगे भारतीय प्रवासी। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, भारत को लद्दाख में उलझाकर खुद को हिंद महासागर में मजबूत कर रहे चाइना को लगा बड़ा झटका। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर में, तालिबान से जंग में चर्चा बटोर रही है भारतीय सेनाएं, भारत कर रहा है सीधा मदद। जी हां, आपको बता दें, भारतीय हथियारों से तालिबानियों पर हो रही एयर स्ट्राइक, स्वयं तालिबानियों ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों, एक एक करके जानेंगे। यहाँ पे सऊदी अरब समेत कई देशों पर लगा पाकिस्तान पे प्रतिबंध, बहुत बड़ी खबर, वो भी बताएंगे। तो एक एक करके जानना बेहद जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश, चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए सक्षम है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारतीय मूल के ऋषि सुनक बन सकते हैं ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री, बोरिस जॉनसन को भी पछाड़ा। जी हां, भारत का ब्रिटेन में बजने वाला है डंका। भारतीय मूल के नेता और वर्तमान में वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने वाला ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने लोकप्रियता में ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना काल में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को लेकर लोगों में नाराजगी है और वित्त मंत्री ऋषि सुनक के काम के ब्रिटेन में काफी प्रशंसा की जा रही है। ब्रिटिश मीडिया के एक सर्वे के आधार पर दावा किया गया है कि ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन से ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं। पीएम पद के लिए जनता की पहली पसंद ऋषि सुनक बन चुके हैं। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने अपने एक ओपिनियन पोल के आधार पर कहा है कि ऋषि सुनक टोरी वोटर्स की पहली पसंद हैं। ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपनी छवि को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन में टोरी वोटर्स उस वर्ग को कहा जाता है जो एक तरीके से ब्रिटेन में अपना वर्चस्व रखता है और चर्चा के करीब होता है, और ये पारंपरिक रिवाज को मानते आए हैं। तो ये एक तरीके से भारत का डंका ब्रिटेन में बज रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका में इस बार लहराएगा तिरंगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर टाइम्स स्क्वायर पर सबसे बड़ा राष्ट्र ध्वज फहराएंगे प्रवासी। जी हां, दरअसल भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमेरिका में एक प्रमुख भारतीय प्रवासी संगठन 15 अगस्त को ये टाइम्स स्क्वायर पर अब तक का सबसे बड़ा तिरंगा फहराएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कॉन्ट्रैक्टियल 15 अगस्त को टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराने के साथ शुरू होने वाले दिन भर के समारोहों की मेजबानी करेंगे। टाइम्स स्क्वायर पर पहला भारत दिवस चिलबोर्ड 24 घंटे के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को भारतीय तिरंगे के रंगों में रोशन किया जाएगा और दिन का अंत हडसन नदी पर एक शानदार क्रूज के साथ होगा, जिसमें शीर्ष सरकारी अधिकारी, विशिष्ट अतिथि और भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्य भाग लेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने पिछले साल देश की स्वतंत्रता दिवस पर टाइम्स स्क्वायर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, और यह पहली बार था जब न्यूयॉर्क शहर के प्रतिष्ठित गंतव्य पर भारतीय तिरंगा फहराया गया था। ये आपको बता दें कि एफआईओ के अध्यक्ष अंकुर वैद्य ने कहा है कि संगठन का इरादा टाइम्स स्क्वायर पर हर साल। हम चलते हैं अगले अपडेट। विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता, अफगानिस्तान में हालात पे जताई चिंता, तालिबान से बातचीत को लेकर कह दी है बड़ी बात। जी हां, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदिम्बम बगाची ने अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को चिंताजनक जताया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल एक तेजी से बदलती हुई स्थिति है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ तत्काल और व्यापक युद्ध विराम हो। बगाची ने कहा है कि तालिबान से वार्ता करने के सवाल पर हम सभी हिस्सेदारों के साथ संपर्क में हैं और मैं इस बारे में कुछ और नहीं कहना चाहूँगा। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों को लेकर अरिदिम्बम बगाची ने कहा है कि हम स्थिति पे करीब से नज़र बनाए हुए हैं। हम वहां पर बिगड़ते सुरक्षा हालात को लेकर चिंतित हैं। काबुल में हमारे मिशन ने भारतीय नागरिकों के लिए इस सप्ताह एक एडवाइजरी जारी की है और इसमें उन्हें व्यावसायिक उड़ानों के जरिए भारत लौटने की तैयारी को कहा गया है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अगली खबर। चांद पर पानी, चंद्रयान 2 की बड़ी सफलता, ऑर्बिटर ने सतह पर दिए अणुओं की मौजूदगी के प्रमाण। जी हाँ,
भारत के चंद्रमा के लिए महत्वपूर्ण अभियान चंद्रयान 2 2019 में भले ही चांद की सतह पे हार्ड लैंडिंग का शिकार हो गया था, लेकिन इसका ऑर्बिटर वैज्ञानिकों को काफ़ी अहम जानकारियां भेज रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में प्रकाशित एक विशेष शोध पत्र ने खुलासा किया है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं और हाइड्रोक्लोरिक्स की मौजूदगी का पता लगाया है। एक शोध पत्र करंट साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। चंद्रयान 2 पर इसे इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर के डाटा से ये बात पता चल पाई है। शोध पत्र ने कहा है कि IIRS के प्रारंभिक डाटा विश्लेषण में 29 डिग्री उत्तर और 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर OH और H2 की मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो दोस्तों, एक तरीके से एक अच्छा कहीं ना कहीं संकेत हम इसे कह सकते हैं, और ये भारत के लिए भी आने वाले समय में ये इस अपडेट भारत को लद्दाख में उलझाकर खुद को हिंद महासागर में मजबूत कर रहा चीन भारत भी कूटनीतिक बढ़त बनाई। दरअसल भारत और चीन के बीच चीज़ें पिछले 1 साल से अधिक से ठीक नहीं हैं। चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ करने के बाद दोनों देशों की सेना आमने सामने हैं। हालांकि भारतीय स्ट्रेटेजिक थिंकर्स अभी तक साफ नहीं बता रहे। दरअसल चीन क्यों भारतीय क्षेत्र में दखल देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि हिंद महासागर में भारत को समुद्र प्रभाव बढ़ाने से रोकने के लिए चीन भारत को लद्दाख में उलझाए हुए है। 6 महीने और कई राउंड्स की बातचीत के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि लद्दाख के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से एक घोघरा पोस्ट में फेस ऑफ स्थिति को कम करने के लिए चीन के साथ एक समझौते पे पहुंच गए हैं। हालांकि इस मामले पे अब तक चीन की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है। इसके साथ ही भारत को उम्मीद है कि देप्सांग क्षेत्र में सेना हटाने को लेकर भी बातचीत की जाएगी, जहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी कथित तौर पर भारतीय सीमा को 15 किलोमीटर अंदर है। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहाँ पे तालिबान ने भारत को दी चेतावनी, कहा भारतीय हथियारों से हो रहा है हम पर हमला। लेबनान प्रांत में ये हमने स्वयं देखा है। जी हाँ, दरअसल तालिबान के प्रवक्ता ने एक तरीके से अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पे भारत को चेतावनी दी है। दरअसल तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि फ़िलहाल जिस तरीके से सुहेल शाहीन ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत के लिए निष्पक्षता दिखाना ज़रूरी है। हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि वे यानी भारत सरकार सैन्य साजो सामान के साथ काबुल प्रशासन का समर्थन कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल प्रशासन अपने ही लोगों के खिलाफ करता है। हमने लश्कर गाह हेलमंद प्रांत में उसी हथियार से बमबारी करते हुए देखा है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत निष्पक्षता दिखाए। उन्हें अफगानिस्तान के लोगों के साथ होना चाहिए, न कि उस जगह के साथ जो थोपी गई हों और कब्जे के चलते अस्तित्व में आई हों। ये उन्हें तय करना है कि वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं या विदेशियों की ओर से थोपी गई सरकार के साथ खड़े हैं। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन से सवाल किया गया, भारत के लिए अलग नियम क्यों हैं? वास्तव में जब अफगानिस्तान को सैन्य समर्थन की बात आती है तो भारत ने सबसे कम समर्थन किया है। तो ये उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने लश्करगाह हेलमंद प्रांत में भारतीय हथियारों से तालिबानी लड़ाकों पर हमले होते देखा है। तो ये तालिबानियों का कहना अपने आप में एक तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, तालिबान की भाषा बोल रहा पाकिस्तान, कहा अशरफ गनी के इस्तीफे दिए बिना कोई बात नहीं बन सकती है। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सेना के बीच लड़ाई जारी है। इन सब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे तालिबान का मनोबल और बढ़ जाएगा। इमरान खान ने कहा है कि जब तक अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने रहेंगे तब तक तालिबान अफगानिस्तान सरकार से बात नहीं करेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हालात में अफगानिस्तान में कोई राजनीतिक समझौता मुश्किल दिख रहा है। मैंने 3-4 महीने पहले तालिबान को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये शर्त यही है कि अब जब अशरफ गनी हैं तब तक बात करने को तैयार नहीं है। तो इसी वजह से इमरान खान का यह बयान निकल के आया है कि ये पहले इस्तीफा दें अशरफ गनी। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, समुद्र जंग की तैयारी में जुटा अमेरिका ट्रायल बम विस्फोटक से समुद्र में
3.9 तीव्रता की भूकंप। जी हाँ, चिंतित हुए चाइना और रूस। एक तरीके से साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका की ये तैयारी। अमेरिका और चाइना के बीच तनाव जारी है और ये किसी से छुपा नहीं है। अब इस तनाव के बीच अमेरिका अपनी तैयारियों में जुट चुका है और अमेरिका ने खास करके चाइना को लेकर बड़ा कदम उठा दिया है। समुद्र में उसने एक भारी भरकम बम वर्षक के साथ उन्होंने ऐलान कर दिया है और एक तरीके से जिस तरीके से भारी भरकम बम का ट्रायल किया है उसके बाद से पूरे समुद्र में हलचल मच गई। यानी पूरे समुद्र में एक तरीके से हलचल मच गई और अब वहाँ पे हालात ये हो चुके हैं कि पूरे के पूरे समुद्र में 3.9 तीव्रता के भूकंप आ गए थे, जिससे रूस और पाकिस्तान और चाइना पूरी तरीके से कांपने लगे हैं। जी हाँ, चाइना की हालत ख़राब हो चुकी है साउथ चाइना से रणनीतिक मुद्दे पे। अगले अपडेट लेते हैं। इजराइल पर चीन का साइबर अटैक। हैकर्स ने आईटी, टेलीकॉम सेक्टर और सरकारी कंपनी का डेटा चुराया। फारसी में बात कही ताकि ईरान पर किया जा सके शक। चीन के हैकर्स ने इजराइल में बड़े स्तर पर साइबर अटैक कर दिया और हैकर्स ने सरकारी संस्थाओं, आईटी कंपनियों के अलावा टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को निशाना बनाया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया की साइबर सिक्योरिटी कंपनी फास्ट आई ने हमले के पीछे चीन के हैकर्स होने का खुलासा किया है। कंपनी ने बताया है कि हैकर्स ने इन कंपनियों का फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस से जुड़ा डेटा चोरी कर लिया है, जिसे यूजर्स का डेटा भी शामिल है। हमला चीन के साइबर ग्रुप UNC215 ने किया है। हैकर्स ने माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट के पुराने लूप होल को निशाना बनाया है। इसके लिए उन्होंने फोकल्स, फोर्ड और हाइपर ब्रो नामक मलवेयर का उपयोग किया है। हैकर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ईरान पर थोपने की कोशिश भी की है। UNC215 में इस हमले में नई तकनीकी और तरीका अपनाया गया है। हैकर्स को पता था कि इजराइल हमले की जांच करेगा, इसलिए उन्होंने ऐसे सबूत छोड़े जिसमें हमले का शक ईरान पर जाए। हैकर्स ने ऐसे टूल्स यूज किए हैं जिनका उपयोग आमतौर पर ईरान के हैकर्स करते हैं। उन पे आपस में फारसी में बात कही गई है। तो दोस्तों, इजराइल ने फिलहाल उसकी टेक्निक इतनी ज़्यादा विकसित है कि उसने पता कर लिया है। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, चीनी वैक्सीन की वजह से पाकिस्तानियों पर लगा प्रतिबंध। सऊदी अरब ने कहा पाकिस्तान को नहीं आने दिया जाएगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान उन 9 देशों में शामिल है जहां के लोगों को उम्रा के लिए सऊदी अरब में एंट्री रोक लगा दिया गया है। पाकिस्तान के श्रद्धालुओं को उम्रा के लिए सऊदी अरब में आवेदन करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान में धार्मिक मामलों के केंद्रीय मंत्री नूरुल हक कादरी ने मंगलवार को ARY न्यूज़ में बातचीत में इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि ARY न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है और हैकर्स ने IT, टेलीकॉम सेक्टर और सरकारी कंपनियों के डेटा चुराने के मामले में बड़ी बात कही है। फारसी में बातचीत भी की है ताकि ईरान को शक न जाए। इस बीच आपको बता दें, ये ऐलान कि अफगानिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं। हालात अपने लड़ाकों की शादियां अफगानी लड़कियों से करा रहे हैं। और आपको बता दें, सऊदी अरब के फैसले जो है, खास करके सऊदी अरब ने साफ साफ कहा है कि चीनी जो वैक्सीन है वो चीनी वैक्सीन लगाने वाले किसी भी देश को एंट्री नहीं मिलेगी और पाकिस्तान को भी इस तरीके से एंट्री बंद कर दी। उन्होंने कहा है कि फिलहाल प्रवेश के लिए ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, बायोएनटेक या मॉडर्ना या फिर जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन लगाना ही होगा। तो ये अपने आप में एक तरीके से बड़ी खबर। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जहां पर अफगानिस्तान 3 नए शहरों पर तालिबान का कब्जा। बड़े पैमाने पे जेलों पर किया कब्जा। कैदियों, तालिबान खूंखार कैदियों को कर रहा है रिहा। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर बदलते दिन के साथ तालिबान प्रांतीय राजधानियों को अपने कब्जे में ले रहा है। बुधवार को भी तालिबान ने अपने 3 नए शहरों पर कब्जे कर लिए थे और साथ ही सेना के स्थानीय हेडक्वार्टर पर भी अपना कब्जा जमा लिया। अफगानिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब काबुल के चारों ओर का इलाका एक तरफ से तालिबान के कब्जे में है। अफगानिस्तान प्रांत में तालिबान ने कब्जा कर लिया और फराह प्रांत पर पहले ही तालिबान कब्जा कर चुका है। ऐसे में अब सबसे बड़ा खतरा काबुल पर मंडरा रहा है। कई अमेरिकी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है अगर तालिबान इसी तरीके का अपना कब्जा बढ़ाता गया तो जल्द ही काबुल तक वो पहुंच सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर कांधार जेल पर किया हमला, कई कैदियों को रिहा किया तालिबान ने। जी हाँ, आपको बता दें कि कांधार जेलों पर कब्जा कर रहा है और कैदियों को रिहा कर रहा है। ये तालिबान की नई रणनीति निकल के आ रही है। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, ट्विटर ने ताबड़तोड़ एक्शन। राहुल गांधी समेत 6 कांग्रेस के नेताओं समेत कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी हुआ ब्लॉक। जी हाँ,
कांग्रेस ने दावा किया है कि पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल लॉक कर दिया गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेसबुक पेज पर लिखा है, जब हमारे नेता को जेल में बंद कर दिया गया है तब तक नहीं डरे तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे। हम कांग्रेस हैं, जनता का संदेश हैं, हम लड़ते रहेंगे। अगर बलात्कार पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने की आवाज़ उठाना अपराध है तो हम अपराध करेंगे। तो इस तरीके की बात कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरीके से अब उनका कहना है कि फ़िलहाल हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और जिस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं उसको लेकर अब उन पर हड़कंप भी मच गया है। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें चाइनीज़ मीडिया पर स्विट्ज़रलैंड की बड़ी कार्रवाई, हटवा दिए सारे फर्जी आर्टिकल। जी हाँ, दरअसल स्विट्ज़रलैंड ने चीन की सरकारी मीडिया के फर्जीवाड़ों की पोल खोल दी है और चीन की मीडिया स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ अफवाह उड़ाने के लिए वहां के एक ऐसे बायोलॉजी एक्सपर्ट के बातों को कोट कर रहा था जो कि असल में है ही नहीं। जब स्विट्ज़रलैंड सरकार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मीडिया की करतूतों की भनक लगी तो उसने चीन से उन आर्टिकल को फ़ौरन हटवाने को कहा। चीनी मीडिया को लाचार होकर वो झूठे कंटेंट हटाने पड़ गए हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले स्विट्ज़रलैंड ने अपनी ओर से उस फर्जी वैज्ञानिक की भी छानबीन करने की पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चाइना जो है प्रोपोगंडा फैलाने में वो माहिर है और इस वजह से अब स्विट्ज़रलैंड ने ये बड़ा कदम उठाया है और उन तमाम आर्टिकल्स को हटवा दिया है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच दस्तक बेंगलुरु में एक हफ्ते में 300 बच्चे हुए पॉजिटिव। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के स्कूलों में बढ़ रहे हैं केस। जी दरअसल कोरोना को लेकर ये एक तरीके से बड़ी बात निकल के आई, जहाँ पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में केस बढ़ रहे हैं और 300 बच्चे जो हैं बेंगलुरु में एक हफ्ते में पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने बड़ी बातें कही हुई हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का बड़ा फैसला। दरअसल ममता बनर्जी को लेकर बड़ा फैसला निकल के आया है। उपचुनाव को लेकर ईसी ने दलों को लिखा पत्र। दरअसल पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए किसी भी सीट से चुनाव जीतना जरूरी हो गया है। मार्च अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की बम्पर जीत हुई, लेकिन ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हार मिली थी। पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी ने एक करीबी मुकाबले में उन्हें हरा दिया था। ऐसे में चुनाव आयोग ने राज्य में उपचुनाव करवाए जाने को लेकर कई दलों को लेटर लिखा है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए राज्य में होने वाले उपचुनाव को लेकर देरी हो रही है। पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य की सभी पार्टियों को लेटर लिखा है। आयोग ने उपचुनाव करवाए जाने पर उनकी राय मांगी है और उन्हीं सभी दलों को लेकर अपनी राय 30 अगस्त तक चुनाव आयोग को बतानी होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि जैसा कि आपको पता है कि साल 2021 और 22 में 5 राज्यों में चुनाव और उपचुनाव की बाकी है। ऐसे में आयोग उनकी राय के बारे में जानना चाहता है। तो ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों ब्रिटेन ने भी लगाया पाकिस्तान पे प्रतिबंध। हम आपको बता रहे हैं कि किस कदर पाकिस्तान पे प्रतिबंध लग रहा है। ब्रिटेन ने भी भारतीयों से प्रतिबंध हटा दिया है और पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगा दिया है। तिल मिलाए पाकिस्तान ने की है आलोचना। दरअसल कोरोना वायरस संकट के चलते ब्रिटेन सरकार ने भारत और पाकिस्तान दोनों को अगस्त पहले सप्ताह के रेड लिस्ट में रखा था, जिसका मतलब ये था कि इन दोनों देशों के यात्री को यूके में आने की अनुमति नहीं थी। ब्रिटेन सरकार ने महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर प्रतिबंध लगाए गए थे। 8 अगस्त से भारत को रेड लिस्ट से हटाकर एम्बर सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे भारत के यात्रियों को यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है। तो एक तरीके से ये बड़ी खबर है। इधर भारतीयों पर से लगा बैन ब्रिटेन ने हटाया, उधर पाकिस्तान आग बबूला हो गया है। पाकिस्तान ब्रिटेन सरकार पर भेदभावपूर्ण राजनीति करने का आरोप लगा डाला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायता डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविद को पत्र लिखकर भारत सहित अन्य देशों के साथ पाकिस्तान की कोविड स्थिति की तुलना की है। फैसल सुल्तान ने अपने पत्र में ये चीज़ें लिखी हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर